साल 1920 की बात है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह अपनी रियासत में नहर यानी कि कैनाल बनवाने के लिए ब्रिटिशर्स के साथ लगातार मीटिंग कर रहे थे। उनके सामने फंड की कमी, राजस्थान का तपता रेगिस्तान, धूल भरी आंधियां और टेक्नोलॉजी की कमी जैसे कई बड़े चैलेंज थे। लेकिन इन सबसे भी बड़ी चुनौती थे नवाब सादिक मोहम्मद खान द फिफ्थ, जिन्हें दुनिया नवाब ऑफ बहावलपुर के नाम से भी जानती थी। बहावलपुर बीकानेर का पड़ोसी था। उस दौर में ये ब्रिटिश इंडिया की एक रियासत था, क्योंकि यहीं से होकर सतलुज, इंडस और पंचनद रिवर्स गुजरती थी, जिनका पानी यूज करने के लिए महाराजा गंगा सिंह को नवाब को भी साथ लेना जरूरी था। लेकिन नवाब चाहते थे कि बीकानेर की नहर का पानी बहावलपुर को भी मिले, ताकि मिडिल बहावलपुर के खेतों में सिंचाई हो सके। लेकिन ऐसा करना बीकानेर के लिए किसी भी कीमत पर संभव नहीं था, क्योंकि हिस्ट्री बताती है कि उस दौर का बीकानेर आज के बीकानेर से कई गुना बड़ा था। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जैसे डिस्ट्रिक्ट भी बीकानेर रियासत में आते थे। इसका एरिया इतना बड़ा था कि अगर 24 घंटे भी ट्रेन चलाई जाती तो पूरी रियासत कवर नहीं हो पाती। इतने बड़े बीकानेर के कोने कोने तक पानी पहुंचाने के लिए महाराजा गंगा सिंह को वैसे ही बहुत पैसा खर्च करना पड़ता। ऐसे में बहावलपुर को पानी देने से बीकानेर पर इकोनॉमिकल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता। लेकिन नवाब तो जिद पर अड़ गए और इसी वजह से बीकानेर और बहावलपुर में डिस्प्यूट शुरू हो गया, जिसे सुलझाने के लिए दोनों ब्रिटिशर्स के पास पहुंचे और ब्रिटिशर्स का फैसला बीकानेर के हक में आया। लेकिन मुसीबत यही खत्म नहीं हुई। आजादी के वक्त बीकानेर और बहावलपुर फिर आमने सामने आ गए और इस बार लड़ाई थी फिरोजपुर की। फिरोजपुर इसलिए क्योंकि गंग नहर बनाने के लिए सतलुज रिवर पर फिरोजपुर और सुलेमान के बैराज बनाए गए थे। नवाब चाहते थे कि फिरोजपुर पाकिस्तान को मिले, ताकि फिरोजपुर बैराज भी पाकिस्तान में चला जाए। इससे नहर का पानी बहावलपुर को मिलता। लेकिन बीकानेर की इकलौती कैनाल गंग नहर का पानी रुक जाता, जिसका असर ये होता कि बीकानेर के लोग प्यासे मरने लगते और लोगों को बचाने के लिए बीकानेर के महाराजा को पाकिस्तान ज्वाइन करने पर मजबूर होना पड़ता। ऐसा ना हो, इसके लिए महाराजा गंगा सिंह के बेटे और बीकानेर के उस वक्त के किंग महाराजा सादुल सिंह पहुंचे रियासती विभाग के पास, जहां उन्होंने पूरी बात सरदार पटेल को बताई। कहते हैं कि तब पटेल और वीपी मेनन ने हाथों हाथ एक्शन दिया और उनकी कोशिशों का ही नतीजा रहा कि बीकानेर जीत गया, क्योंकि बंटवारे के बाद फिरोजपुर और जीरा तहसील भारत को मिल गई। इसी के साथ बहावलपुर के मेन वाटर सोर्सेज भी इंडिया में आ गए। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि बहावलपुर पाकिस्तान में क्यों गया? क्योंकि इतिहास के माने तो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद नवाब से लंदन में मुलाकात की थी और उन्हें इंडिया ज्वाइन करने का ऑफर दिया था। लेकिन नवाब ने न सिर्फ सबसे पहले पाकिस्तान ज्वाइन किया, बल्कि पाकिस्तान बनाने के लिए पूरे $7 मिलियन यानी कि 70 करोड़ रुपए भी दिए। कहते हैं कि पूरे 1 साल तक वो पाकिस्तान के गवर्नमेंट सर्वेंट्स को बहावलपुर के खजाने से सैलरी देते रहे। उन्होंने पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को रोल्स रॉयस जैसी एक्सपेंसिव कार गिफ्ट की। उन्होंने शम्स और कमर पैलेस जैसे आलिशान महल बनवाए जिन्ना के लिए। लेकिन बदले में बहावलपुर को क्या मिला? बदले में बहावलपुर को मिला टेररिज्म, यानी कि आतंकवाद। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने जो एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद ये पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान ने बहावलपुर को आतंक का अड्डा बनाकर रख दिया है। वो बहावलपुर जिनके नवाबों के किस्से हीरा मंडी तक गूंजते थे, आज वो पाकिस्तान का टेररिस्ट हब बन गया है। दोस्तों, बहावलपुर ने पाकिस्तान को ज्वाइन क्यों किया? पाकिस्तान में जाने के बाद बहावलपुर के नवाब के साथ क्या हुआ? क्या थी यहाँ के नवाबी राज की कहानी? और कैसे पाकिस्तानी आर्मी और ISI ने मिलकर बना दिया बहावलपुर को आतंक का अड्डा? इन सभी सवालों का जवाब जानने से पहले आपको बता दूं कि हमने शुरू की है आपके लिए पॉडकास्ट की एक नई सीरीज। इसमें हम अलग अलग गेस्ट से सुनते हैं ऐसे किस्से कहानियां जो आपने कहीं और नहीं सुने होंगे। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे इन पॉडकास्ट को भी वैसा ही प्यार दें जैसा आप हमारी कहानियों को देते हैं, ताकि जल्द से जल्द हमारी YouTube फैमिली 1 मिलियन लोगों की हो जाए। तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं और शुरू से सुनाते हैं आपको कहानी बहावलपुर के नवाबी राज की। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 600 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में है बहावलपुर। एक वक्त पर यह शहर अपने कालीन, कढ़ाई और मिट्टी के बर्तनों के लिए मशहूर था, लेकिन आज ये मशहूर है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के लिए।
हालांकि इतिहास की माने तो आजादी से पहले हालात ऐसे नहीं थे, बल्कि बहावलपुर तो भारत की सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम रियासत थी, जो इतनी बड़ी थी कि पूरे पंजाब में ये इकलौती रियासत हुआ करती थी। बहावलपुर के नवाब जनता के पैसों पर खूब ठाठ से जीते थे, लेकिन यहाँ नवाबी राज कैसे शुरू हुआ, इसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। दोस्तों, हुआ यूं कि 1448 में पंजाब का पड़ोसी था सिंध, जहां एक शहर था शिकारपुर। शिकारपुर में दाऊद पुत्र नाम का एक कबीला था, जिसका सरदार था बहावल खान। बहावल खान ने सतलुज के किनारे एक शहर बसाया, जिसका नाम उसने अपने नाम पर बहावलपुर रखा। अब क्योंकि ये शहर पानी के किनारे बसा था, इसलिए इसे पुर कहा गया। लेकिन बहावलबाद या बहावलगंज या बहावलगढ़ क्यों नहीं कहा गया, इसकी कहानी हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। खैर, कहते हैं कि बहावलपुर के आसपास छोटे मोटे कबीले थे, वहीं इस इलाके पर सिखों का डोमिनेंस अलग से था। यही कारण था कि बहावलपुर के नवाब लगातार लड़ाइयों में उलझे रहते थे। 1766 में भंगी मिसल के सिखों ने यहाँ पर अटैक किया। कहते हैं कि इस मिसल के लीडर छज्जा सिंह और उनके साथी हर्बल ड्रग्स कैनबिस सैटिवा यानी कि भांग पिया करते थे। भांग के नाम पर ही उनकी मिसल का नाम भंगी मिसल पड़ा, जिसने बहावलपुर की नाक में दम करके रख दिया। इधर 1785 में अफगानी लुटेरे तैमूर शाह दुर्रानी ने भी बहावलपुर को घेर लिया। तब नवाब जान बचाकर भाग गए और दुर्रानी ने बहावलपुर को कैप्चर करके नवाब के बेटे मुबारक खान को गद्दी पर बैठा दिया। कहते हैं कि इस शफलिंग से ब्रिटिशर्स की किस्मत खुल गई और अचानक कुछ ऐसा हुआ कि बहावलपुर को खुद ब खुद अंग्रेजों का गुलाम बनना पड़ा। हुआ यूं कि जैसे ही दुर्रानी अफगानिस्तान गया, पीछे से नवाब बहावल खान दोबारा लौटे। उन्होंने अपने बेटे को ही जेल में डाल दिया और खुद फिर से नवाब बन गए। अब बहावलपुर की ताकत बढ़ाने के लिए उन्होंने पास के ही डेरा बाबा गाजी पर अटैक किया। इतिहास की माने तो डेरा बाबा गाजी वो जगह थी जिसे 15th सेंचुरी में बलूच सरदार गाजी खान ने बसाया था। ये इंडस रिवर और माउंटेन्स के बीच बसा एक खूबसूरत शहर था, जिसे जीतकर बहावल खान ने अपने एम्पायर का एक्सपेंशन तो कर लिया, लेकिन वहां के लोगों ने नवाब के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया और अपने अलग अलग मिलिटेंट ग्रुप बना लिए। इन्हीं में से एक ग्रुप बीकानेर पहुंचा और वहां के महाराजा सूरत सिंह से मदद मांगी। ये बात थी 1799 की, जब बीकानेर बहावलपुर से कई ज्यादा पावरफुल था। बीकानेर ने बहावलपुर पर अटैक कर वल्हार, फुलरा और मारोड जैसे एरिया को जीत लिया, जिसके बाद नवाब को घुटने टेकने पड़े और उन्होंने बीकानेर के साथ एक पीस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए। लेकिन इसी बीच सिखों ने बहावलपुर पर फिर से अटैक कर दिया, क्योंकि उस दौर में नवाब और सिखों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें बहावलपुर ने सिखों को टैक्स के तौर पर पैसा देने का वादा किया था। लेकिन सालों बाद भी जब नवाब ने टैक्स नहीं चुकाया, तब सिखों ने बहावलपुर पर हमला कर दिया और चेनाब नदी के वेस्ट में बसे बहावलपुर के पूरे इलाके को जीत लिया। इधर सिंध और जैसलमेर से बहावलपुर की लड़ाई पहले से चल रही थी। करीब करीब उसी वक्त बहावलपुर आर्मी ने भी सैलरी ना मिलने के कारण विद्रोह कर दिया। इस तरह तीनों तरफ से घिरे बहावलपुर के नवाब मदद मांगने ब्रिटिशर्स के पास पहुंचे और यहीं से बहावलपुर ब्रिटिश प्रोटेक्टेड स्टेट या कहें कि अंग्रेजों का गुलाम बन गया। अब अंग्रेजों ने बहावलपुर को प्रोटेक्शन दिया। बदले में बहावलपुर ने ब्रिटिशर्स की अलग अलग बैटल्स जीतने में मदद की। उन्होंने 1842 में सिंध को जीता और इसके बाद अंग्रेजों के लिए अफगानों से जंग लड़ी। कहते हैं कि अफगानिस्तान के एजेंट नवाब के पास ब्रिटिशर्स के खिलाफ मदद मांगने आए थे, लेकिन नवाब ने उन्हें भगा दिया और उनकी प्लानिंग अंग्रेजों को बता दी। इसके बाद एंग्लो अफगान वॉर में भी नवाब ने खुलकर अंग्रेजों का साथ दिया, जिससे खुश होकर ब्रिटिशर्स ने उन्हें कई जागीरें दी। यहीं से बहावलपुर अमीर बनता गया और 20वीं सदी में इसके नवाब बने सादिक मोहम्मद खान अब्बासी द फिफ्थ। 29 सितंबर 1904 बहावलपुर के देरावर फोर्ट में सादिक मोहम्मद खान पैदा हुए। कहते हैं कि जब वो महज 3 साल के थे, तब उनके पिता चल बसे। ऐसे में उसी वक्त उन्हें नवाब बना दिया गया, लेकिन उनके बिहाफ पर रूल किया मुकामी काउंसिल के सदर यानी कि बहावलपुर के गवर्नर सर राहिम बख्श ने। उन्होंने नवाब को स्टडीज के लिए लाहौर भेज दिया। बड़े होकर नवाब ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी को भी ज्वाइन किया। सिर्फ 15 साल की एज में उन्होंने एंग्लो अफगान वॉर लड़ा, जिसके बाद वो ब्रिटिशर्स के फेवरेट बन गए। कहते हैं कि नवाब बहुत ही रिच क्लास लाइफ जीते थे और उन्हें जो पसंद आता था वो तुरंत खरीद लेते थे। 1929 में वो पहली बार इजिप्ट गए, जहां उन्होंने किंग फहाद वन के पास रोल्स रॉयस कारें देखी।
यहीं से वो रोल्स रॉयस के इतने दीवाने हो गए कि शौक में सबसे पहले ही कार रोल्स रॉयस फैंटम 45 WR खरीद डाली, जो उस जमाने में दुनिया की सबसे महंगी कार थी। फिर एक के बाद एक उन्होंने 75 लग्जरी गाड़ियां खरीद ली। उनके पास शानदार बग्गियां थी जिनकी कुर्सियां गोल्ड और डायमंड से डेकोरेटेड होती थीं। नवाब के पास अपना प्राइवेट शिप इंडस क्वीन था, जिसमें बैठकर वो सतलुज और इंडस रिवर घूमा करते थे। कहते हैं कि नवाब सादिक मोहम्मद खान ने 100 से भी ज्यादा शादियां की थी। उनके 2 ब्रिटिश वाइफ भी थी। उनके पास करोड़ों के पैलेस थे जिनमें वो अपने दोस्तों के साथ ऐश फरमाते थे। वहीं उस दौर में ब्रिटिश इंडिया के 3 बड़े चेहरे नेहरू, जिन्ना और माउंटबेटन तीनों ही उनके दोस्त हुआ करते थे। ब्रिटिशर्स उन्हें 17 तोपों की सलामी देते थे। वहीं 1940 तक उन्हें अपने सिक्के ढालने का अधिकार भी था। कुल मिलाकर नवाब बहावलपुर की जनता के पैसों पर ऐश काट रहे थे। फिर भी वो ये चाहते थे कि नहर उनके लिए बीकानेर बना दे, क्योंकि वेस्टर्न बहावलपुर में तो वैसे भी खूब अनाज उगता था। इधर ईस्टर्न बहावलपुर पूरी तरह से डेजर्ट था, लेकिन मिडल बहावलपुर सतलुज के करीब था, जहां सिंचाई के लिए कैनाल की जरूरत थी। नवाब चाहते थे कि बीकानेर अपने कैनाल का पानी मिडल बहावलपुर को भी दे दे, और इसी बात पर उनकी और महाराजा गंगा सिंह की अनबन हो गई। तब महाराजा गंगा सिंह ब्रिटिशर्स के पास पहुंचे, जिसके बाद ब्रिटिश गवर्नर ने खुद बीकानेर का दौरा किया। उन्होंने महाराजा के लॉजिक्स को सही पाया और बीकानेर को गंग नहर बनाने की परमिशन दे दी। इस तरह बहावलपुर से ये पहला वाटर बैटल बीकानेर ने जीता, और कितनी मुश्किल से बीकानेर वालों ने ये नहर बनाई, इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि नवाब को अभी एक और गलत फैसला लेना था, और ये फैसला था इंडिया की बजाय पाकिस्तान ज्वाइन करने का। लेकिन ये हुआ कैसे, इसकी कहानी सुनाने से पहले मैं आपको एक मजेदार कहानी और सुनाऊंगी, जो बहावलपुर का कनेक्शन लाहौर की हीरा मंडी से जोड़ती है। आपने नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज हीरा मंडी तो जरूर देखी होगी। कहते हैं कि यहाँ लाहौर की फेमस तवाइफें रहती थीं। एक दिन हीरा मंडी की इन्हीं गलियों से गुजर रहे थे बहावलपुर के प्रिंस मीर अली नवाज। मीर अली बाकी प्रिंस की तरह ही लाहौर स्टडीज के लिए आए थे, लेकिन हीरा मंडी की गलियों में एक दिलकश आवाज सुनकर वो एक बिल्डिंग में पहुंचे। यहाँ उन्होंने बाली को देखा, जो एक तवायफ थी और बला की खूबसूरत थी। बाली की आवाज में जादू और चेहरे पे सुंदरता को देख मीर नवाज उनके दीवाने हो गए। उन्होंने बाली को तुरंत शादी के लिए प्रपोज कर दिया, जिसका पता लगते ही पूरी रॉयल फैमिली में हड़कंप मच गया। कहते हैं कि दोनों ही परिवार इस शादी के खिलाफ थे। तब मीर नवाज ने ब्रिटिशर्स से हेल्प मांगी। उन्होंने अंग्रेजों को एक लेटर में बताया कि बाली से शादी करने के लिए उन्होंने उसके परिवार को कितनी दौलत और तोहफे दिए हैं, लेकिन फिर भी बाली का भाई शादी के लिए राजी नहीं हो रहा है। हालांकि ब्रिटिशर्स का प्रेशर आने से हर किसी को मानना पड़ा, और आखिरकार बाली और मीर नवाज की शादी हो ही गई। लेकिन रॉयल फैमिली ने बाली को महल में नहीं रहने दिया। तब प्यार में पागल मीर नवाज ने उन्हें दिलशाद मंजिल नाम का एक खूबसूरत महल बनवा कर दिया। कहते हैं कि मीर नवाज बाली से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन बाली का नेचर गुस्सैल और चाइल्डिश था। वो छोटी छोटी बातों पर खफा होकर बार बार लाहौर चली जाती, लेकिन हर बार मीर नवाज उन्हें किसी न किसी तरह से मनाकर वापस ले आते। कहते हैं कि एक बार इसी तरह मीर नवाज से खफा होकर बाली लाहौर गईं। तब मीर नवाज ने पूरी की पूरी ट्रेन बुक कर ली। इस ट्रेन में भरकर वो अपने सगे संबंधियों को लाहौर ले गए और सबने मिलकर बाली को खूब मनाया। लेकिन बाली थी कि मानने को तैयार ही नहीं थी, इसीलिए मीर नवाज को खाली हाथ लौटना पड़ा। बाली की इस हरकत से मीर नवाज का दिल टूट गया और हताश होकर वो रेगिस्तान में अकेले रहने के लिए चले गए। तब बाली को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो मीर नवाज से मिलने पहुंची, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे मीर नवाज से मिलने नहीं दिया गया। कुछ ही दिनों बाद मीर नवाज की मौत की खबर आई। इस तरह शादी के 10 साल बाद ही मीर नवाज दुनिया छोड़ गए। अब बाली को अपनी बची हुई जिंदगी उनकी यादों में बितानी पड़ी। कहते हैं कि मीर नवाज और बाली की लव स्टोरी इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई। लेकिन इससे आगे की स्टोरी और भी ड्रामेटिक थी, क्योंकि इसमें बहावलपुर ने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था। कहते हैं कि 1947 में जब बंटवारा हुआ, तब बहावलपुर की आबादी करीब 15 लाख की थी, जिनमें 80% लोग मुस्लिम थे। ऐसे में बहावलपुर का पाकिस्तान में जाना लगभग तय था। लेकिन फिर भी नेहरू ने नवाब से लंदन में मीटिंग की और उन्हें भारत को ज्वाइन करने का ऑफर दिया। नवाब चाहते तो बहावलपुर को भारत में मिला सकते थे,
क्योंकि एक तो ये इंडिया से लैंडलॉक था और दूसरा इससे फिरोजपुर डैम का पानी भी मिल जाता। लेकिन नवाब को लगता था कि पाकिस्तान में जाने से उनके बेस्ट फ्रेंड और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना उन्हें खूब तरजीह देंगे, उन्हें और बहावलपुर को स्पेशल स्टेटस मिलेगा। तो उन्होंने नेहरू के ऑफर को ठुकरा दिया। हालांकि वो ये नहीं जानते थे कि आने वाले सालों में पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई मिलकर उन्हीं की रियासत को आतंक का अड्डा बना देगी। अब वो कैसे, तो इसकी कहानी हम आपको आगे सुनाएंगे। पहले ये बता देते हैं कि बहावलपुर से पाकिस्तान को क्या क्या मिला। दोस्तों, इतिहास बताता है कि बहावलपुर इतना बड़ा था कि ये पंजाब प्रोविंस की इकलौती रियासत थी। बहावलपुर का एरिया 45,911 स्क्वायर किलोमीटर में फैला था। ये भारत के रिचेस्ट स्टेट में से एक था। कहते हैं कि उस वक्त नवाब ने अपने दबदबे का इस्तेमाल करके फिरोजपुर तहसील को पाकिस्तान में मिलाने की खूब कोशिश की थी, ताकि फिरोजपुर डैम भी पाकिस्तान को मिल जाए और बीकानेर को प्यासा मरना पड़े। लेकिन रातों रात फिरोजपुर भारत को कैसे मिला, इसकी ड्रामेटिक स्टोरी हम आपको पहले ही सुना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, बीकानेर से पानी की जंग हारने के बाद जब बहावलपुर पाकिस्तान में मिला तो पाकिस्तान खस्ता हाल था। इस देश के पास अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरी देने तक के पैसे नहीं थे। ऐसे में नवाब ने करीब 1.5 साल तक पाकिस्तान के गवर्नमेंट सर्वेंट्स को सैलरी बहावलपुर के खजाने से दी। कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को बनाने के लिए 70 करोड़ का फंड दिया। इंडिया से आए मुस्लिम रिफ्यूजीज के लिए रिलीफ एंड रिहेबिटेशन फंड बनाया। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी, किंग एडवर्ड कॉलेज और सादिक पब्लिक स्कूल बनाने के लिए हजारों एकड़ जमीन डोनेट की। पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जिस रोल्स रॉयस से चलते थे, वो भी उन्हें नवाब ने ही गिफ्ट की थी। नवाब ने जिन्ना और उनकी बहन फातिमा के लिए कराची में शम्स और कमर पैलेस जैसे खूबसूरत महल बनवाए। वहीं बहावलपुर की आर्मी को भी पाकिस्तान की आर्मी के साथ मर्ज कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान को आर्मी बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए भी दिए। वहीं 5 अक्टूबर 1947 को जब बहावलपुर ने पाकिस्तान को ज्वाइन किया, तब पाकिस्तान की करेंसी की गारंटी भी नवाब ने ही दी थी। कहते हैं कि पाकिस्तान इतना गरीब था कि जब शाह ऑफ ईरान वहां आए तो उन्हें डिनर कराने के लिए अच्छे बर्तन तक उसके पास नहीं थे। नवाब ने अपने सोने चांदी के बर्तन भेजे ताकि पाकिस्तान की इंसल्ट ना हो। माने नवाब ने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया, लेकिन बदले में पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने 1955 में रियासतों के स्टेटस को ही खत्म कर दिया। इसके बाद ना राजे रहे और ना ही रजवाड़े। पाकिस्तान के गवर्नर मलिक गुलाम मोहम्मद ने बहावलपुर को वेस्ट पाकिस्तान का एक प्रोविंस बना दिया और नवाब की नवाबगिरी धरी रह गई। हालांकि पाकिस्तान ने नवाब का टाइटल खत्म नहीं किया, लेकिन इस टाइटल में भी कोई ताकत नहीं थी। नवाब सिर्फ नाम के नवाब रह गए थे। हाँ, उन्हें हर साल 32 लाख रुपए का प्रीवी पर्स जरूर मिलता था। इस पैसे के सहारे नवाब ने लंदन में मौज के दिन गुजारे, जहां 24 मई 1966 को उनका देहांत हो गया। इसी के साथ नवाब सादिक मोहम्मद खान द 5th की 59 सालों की नवाबी का भी अंत हो गया। लेकिन फिर बहावलपुर का क्या हुआ? बहावलपुर बन गया पाकिस्तान का 13वां सबसे बड़ा शहर, जहां आने वाले वक्त में पाकिस्तान ने बनाया एक मरकज। मरकज एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है सेंटर या हेडक्वार्टर। आमतौर पर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर को मरकज कहते हैं, और बहावलपुर में पाकिस्तान ने जो मरकज बनाया उसका नाम था सुभान अल्लाह। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि बहावलपुर के इस मरकज में रिलीजियस लीडर नहीं बल्कि टेररिस्ट जमा हो गए, क्योंकि ये पाकिस्तान के सबसे खतरनाक टेरर ऑर्गेनाइजेशन जैश के चीफ मौलाना मसूद अजहर और उसके रिलेटिव के घर भी यहाँ थे। साथ ही जैश के 600 कैडर्स भी यहाँ घर बनाकर रह रहे थे। कहते हैं कि इस मरकज को पाकिस्तानी आर्मी ने गल्फ कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज से फंडिंग लेकर बनवाया था। इसमें जिम और स्विमिंग पूल जैसे तमाम सुविधाएं थी। कहते हैं कि आतंक का पूरा नेटवर्क भी यहीं से ऑपरेट होने लगा और साथ ही भारत पर हमला करने के लिए आतंकवादियों को ट्रेनिंग भी यहीं पर मिलने लगी। माने एक वक्त पर जो बहावलपुर पाकिस्तान की सबसे अमीर रियासत था, उसे पाकिस्तान ने आतंक का अड्डा बनाकर रख दिया, जिसका भंडा फूटा तब जब कश्मीर में हुए पहलगाम अटैक का बदला लेने के लिए इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। कहते हैं कि बहावलपुर में जैश ने आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने के लिए जो कैंप बनाए थे वो इंटरनेशनल बॉर्डर से 104 किलोमीटर दूर थे। यहीं से इंडिया पर अटैक करने वाले टेररिस्ट तैयार होते थे। इंडिया ने इन कैंप पर अटैक करके आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। लेकिन जब ये बात दुनिया को पता चली
तो इंटरनेशनल मीडिया में बहावलपुर आतंक के अड्डे के तौर पर बदनाम हो गया। दोस्तों, बहावलपुर हिस्ट्री ही नहीं बल्कि प्रेजेंट में भी पाकिस्तान के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। वहाँ पाकिस्तान आर्मी की 31st कॉर्प का हेडक्वार्टर है। यहीं पर सतलुज के फर्टाइल फील्ड और चोलिस्तान रेगिस्तान है। सिंध प्रोविंस के लिए ये शहर एंट्री गेट का काम करता है, लेकिन पाकिस्तान ने इसका मिसयूज करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। पाकिस्तान ने बहावलपुर को मसूद अजहर का गढ़ बना दिया। वो मसूद अजहर जिसने एक के बाद एक भारत पर कई टेरर अटैक करवाए। धर्म के नाम पर बनाया गया यहाँ का मरकज सुभान अल्लाह जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर बन गया, जहाँ जमा हो गए दुनिया जहान के खूंखार आतंकी। आज हालात ये है कि दुनिया को बहावलपुर की हिस्ट्री और ग्लोरी के बारे में पता ही नहीं है। यहाँ के नवाबों का पाकिस्तान की राजनीति में नामो निशान तक नहीं है। 1955 में पाकिस्तान के रजवाड़े खत्म हो गए और जुल्फिकार अली भुट्टो ने आगे चलकर इन राजाओं के प्रीवी पर्स भी खत्म कर दिए। अब दुनिया बहावलपुर को जानती है तो सिर्फ और सिर्फ इसके प्रेजेंट की वजह से, जो है आतंकवाद। दोस्तों, इतिहास कहता है कि अगर बहावलपुर और खैरपुर पाकिस्तान में नहीं जाते तो लाहौर और कराची के बीच रेलवे कनेक्शन टूट जाता। इस शहर की लोकेशन, ज्योग्राफी और डेमोग्राफी सब कुछ काफी इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी नवाब के एक गलत फैसले ने इसे आतंक का अड्डा बना दिया। और यही गलती की खैरपुर के मीर ने, जिन्होंने सिंध की इस इम्पोर्टेंट रियासत को पाकिस्तान में मिला दिया। दोस्तों, हिस्ट्री कहती है कि खैरपुर सिंध की एक रियासत था। 1941 में चार्ल्स नेपियर ने जब सिंध के तालपुर पर अटैक किया, तब खैरपुर तालपुर को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन नेपियर ने सिंध के अमीरों को रिश्वत देकर खुद में मिला लिया, जिसके कारण तालपुर हार गया और अंग्रेज जीत गए। कहते हैं कि इस घटना के बाद इतिहास में खैरपुर को सिंध का गद्दार कहा जाने लगा, और ये वही गद्दार है जहां से सीमा हैदर भी आती हैं। खैरपुर की कहानी भी हम आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमें बताना होगा कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और ये कहानी आपको कैसी लगी। और एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हाल ही में हमने मेंबर्स के लिए 2 स्टोरीज बनाई हैं। अब इनमें से एक कहानी है राजस्थान की उस फेमस मिठाई की जिसे बरसों तक रॉयल फैमिली ने आम पब्लिक से छुपा कर रखा, और दूसरी कहानी है फेमस बीकानेरी भुजिया की, जो आज एक ग्लोबल ब्रांड है। दोस्तों, ये कहानियां देखने के लिए आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना होगा और हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी। हम लाने वाले हैं हमारे मेंबर्स के लिए ऐसी ही ढेर सारी अनसुनी कहानियां। साथ ही हम मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम भी करते हैं, जिस पर हम मेंबर्स के साथ बहुत सारी चिट चैट करते हैं। तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, जाने से पहले हमें फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलेंगे दोस्तों आपको किसी नई स्टोरी के साथ, किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।